नमस्कार। एसएएस सुजला में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मैं इस समय जय निवास में हूं, सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल जी के निवास स्थान पर। और आज यहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है और यहां नहीं, पूरे राजस्थान में प्रेस कॉन्फ्रेंस। और वो मुद्दा है कि राहुल गांधी पर जो केस दर्ज किया गया है उसको लेकर उसका विरोध जताया जा रहा है। लेकिन सुजानगढ़ में चूँकि 15 दिन के बाद में आज विधायक जी पधारे हैं, क्योंकि 15 दिन पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री के द्वारा 19 जिलों और 3 संभाग की घोषणा की गई थी और उसका इतना विरोध हुआ क्योंकि उसमें सुजानगढ़ का नाम नहीं था। बहुत प्रतीक्षित था कि सुजानगढ़ जिला बनेगा, सबको उम्मीद थी और विधायक जी को उम्मीद थी, क्योंकि आपने बहुत प्रयास किया था कि सुजानगढ़ को जिला बनाए और लोगों को विश्वास भी हो गया था। लेकिन जब सुजानगढ़ का नाम नहीं आया तो मुझे याद है कि 18 तारीख को 17 की रात को ही सुजानगढ़ में आंदोलन शुरू हो गए। मुख्यमंत्री जी और विधायक जी के वहाँ पर पोस्टर फाड़े गए, जलाए गए और उसके बाद में जो आंदोलन शुरू हुआ उसके 15 दिन हो चुके हैं। और 15 दिन के बाद में चूँकि विधायक जी सुजानगढ़ आए हैं तो पहले हम उस मुद्दे पर ही बातचीत करेंगे, क्योंकि वर्तमान में सुजानगढ़ के लिए सबसे बड़ा कोई मुद्दा है तो वो है जिला को बनाने को लेकर और उसके लिए प्रयास जारी है। और हम विधायक जी से जयपुर जाकर मिल चुके हैं और अगले ही दिन आपने मुख्यमंत्री से मुलाकात की, साथ में गोविंद सिंह डोटासरा भी थे, तो बातचीत करेंगे विधायक जी पे आगे के मामले में। बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि सुजानगढ़ आप पधार चुके हैं, कल आपका जो एक कार्यक्रम भी था कि आंदोलन स्तर पर जाकर लोगों से बातचीत करेंगे, तो उसके संबंध में क्या कहेंगे? पहले देखिए, जैसा कि पहले भी मैंने बताया कि 17 तारीख को जो बजट के रिप्लाई में सुजानगढ़ ज़िला नहीं बना था तो क्षेत्र की जनता बहुत दुखी थी, आहत थे सब लोग। मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत दुखी था उस समय, क्योंकि सब लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि सुजानगढ़ ज़िला बनेगा, पर क्या कारण रहे वो मैंने पहले भी बता दिए, इसलिए दोबारा विस्तार से नहीं जाऊंगा। क्योंकि जो ज़िला बनने के लिए मुख्य तौर से जो मानदंड होने थे उसमें कहीं न कहीं कमी अचानक हो गई कि कुछ क्षेत्र जो मिलना चाह रहे थे उनके हटने से वो एक अंतिम समय में वो कयावत में हम पीछे रह गए। उसके बाद में सबसे बड़ी ये थी कि चुनौती कि कैसे वापस हम लोग एक बार एक साथ आएँ और कैसे दोबारा सरकार तक मजबूती तक बात पहुँचाएँ, कैसे कन्विंस करें। तो उसके लिए लगातार मैं 8-10 दिन तक सब लोगों के पास मिला, सब तक क्या कारण रहे और क्या उसका समाधान हो सकता है। दोनों बारों में मैं मिला, चाहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं जो उनसे सबसे मिला, प्रदेशाध्यक्ष से कई बार मिला, मैं मुख्यमंत्री कार्यालय तक बहुत बार संपर्क करके वहाँ सारे अधिकारियों को उनको डॉक्यूमेंट दिए, बताई उनको पूरी बात। मुख्यमंत्री जी तक मेरी बात हुई। सुजानगढ़ का डेलीगेशन 2 बार मुख्यमंत्री से मिला, उन्होंने उनको बताया, उन्होंने आश्वस्त किया। और सबसे जो अंतिम बाधा जो दूर हुई कि जिसके बाद में थोड़ा ये लगा कि अब हम थोड़े आगे टेक, वो था कि जब मुकेश जी भाकर ने एक पुनः एक बार आश्वस्त किया कि हम लाडनू वाले भी आपको सहयोग करेंगे, और उन्होंने लिखित में बयान जारी किया कि हम लाडनू विधानसभा क्षेत्र को सुजानगढ़ के साथ सम्मिलित करते हुए ज़िला बनाए। तो उसके बाद में थोड़ा सा हम लोगों में भी थोड़ी सी और हिम्मत आई और उसके बाद में मुख्यमंत्री जी तक तुरंत मैं दूसरे दिन गया। सुबह मैं उठते ही डोटासरा जी के पास में गया। आप उस दिन थे, रात लेट हो गई थी उस दिन और वो खुद मैं भी उनके कार्यक्रम में था, हम लेट आए थे उस दिन। तो सुबह मैं उठते गया, उस समय वो टहल रहे थे और उनके बाद में टहलते घूमते घूमते हमने पूरी बताई, विशेष रूप से मुकेश जी की उनकी रात को ही पता चल गई थी बात, फिर कि अब हम क्या कर सकते हैं उनको पूरा बताया। और उसके बाद शाम को हम मुख्यमंत्री जी से मिले और डोटासरा जी खुद साथ में थे, हमारे प्रभारी रंधावा जी उस समय थे। और उस समय उन्होंने बताया कि अब हमारी बहुत सी बाधाएं दूर हो चुकी हैं और अब मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे पुनः एक बार निवेदन करता हूं कि आप इस पे विचार करें और जब भी नोटिफिकेशन हो तो उसमें सुजानगढ़ का नाम, सुजला का नाम उसमें ज़िले के रूप में आए। और मुझे आशा है कि मुख्यमंत्री जैसे मैंने कहा, उससे पहले भी मैंने दूसरे या तीसरे दिन भी एक बयान दिया था कि भी अभी भी मुझे मुख्यमंत्री जी भरोसा है और आज भी मुझे भरोसा है कि सुजानगढ़ क्षेत्र की सुजलांचल की जो जनभावनाएं हैं, जो लोगों की पीड़ा है, ज़रूर मुख्यमंत्री जी सुनेंगे, उनका मान सम्मान रखेंगे और ज़रूर
आने वाले दिनों में कुछ न कुछ अच्छा नतीजा इसका निकल के आएगा। उस रात हम डोटासरा जी के पास गए थे तो मैंने उनको एक बात याद दिलाई थी कि उपचुनाव में जब आप आए थे तो आपने कहा था कि ये चुनाव मनोज मेघवाल नहीं, गोविंद सिंह डोटासरा लड़ रहा है। तो उन्होंने इस समय इस बात का उन्होंने भरोसा दिया। चलिए एक प्रैक्टिकल बात करते हैं। आपने कह दिया, मुख्यमंत्री जी ने सुन लिया, लेकिन कहीं ना कहीं अगर धरातल पर जाएँ तो अगर डीडवाना जिला बन चुका है तो अब इस क्षेत्र को अगर हम लें तो उसमें रतनगढ़ भी जोड़ना पड़ेगा। कहीं ना कहीं विश्वस्त सूत्रों से मैं ये भी मालूम चला है कि इसमें डूंगरगढ़ को भी जोड़ा जा सकता है। तो ये बताइए कि लाडनू के विधायक तो हमारे साथ हैं, लेकिन रतनगढ़ का विधायक है जो कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उनको कैसे जोड़ा जा सकता है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमें तथ्य तो प्रस्तुत करने पड़ेंगे जिससे एक कंप्लीट जिले का एक प्रारूप तैयार हो सके। देखिए, सुजानगढ़, लाडनू, रतनगढ़ मिला के हम नए ज़िले की कल्पना कर रहे हैं और इन जिलों को बनाने के बाद में सफिशिएंट है कि भी भौगोलिक स्थिति पूरी हो जाएगी। दूसरा, जो जनसंख्या का एक होता है मापदंड, वो भी कहीं ना कहीं पूरा होगा। और तीसरा, जो प्रशासनिक ढांचा बढ़ना चाहिए वो भी कहीं ना कहीं पूर्ति हो जाएगा। डूंगरगढ़ की आपने बात की, डूंगरगढ़ में थोड़ा सा पेच ये है कि डूंगरगढ़ आपको याद हो तो चूरू जिले का ही हिस्सा था। जी जी, इसीलिए। पर वहाँ के लोगों का एक लंबा आंदोलन आज़ादी के बाद से ही था कि वो चूरू ज़िले में नहीं रहना चाहते थे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब पहली बार 98 में मुख्यमंत्री बने तो उसके बाद उन्होंने उसको यहाँ से चूरू ज़िले से हटाकर बीकानेर में सम्मिलित किया। तो वहाँ अभी भी ऐसी कोई भावना निकल के लोगों की नहीं आई है कि भी वापस वहाँ से बीकानेर से कटे। इसलिए बीकानेर का इतना जोश है। पर हाँ, हम लाडनू, सुजानगढ़, रतनगढ़ एक वेशभूषा, एक बोली चाली, एक रहन सहन, एक वातावरण, एक दूसरे से जुड़े हुए और राजनीतिक तौर पर भी एक दूसरे में फंसे हुए हैं तीन विधानसभा। तो ये एक अच्छी परिकल्पना जिले की जो बनती है और मुझे उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी इस पर विचार करके और कोई न कोई सुखद। रतनगढ़ का सवाल मैंने इसलिए किया कि हमारे सुजानगढ़ के नेता पुष्पराम जी गोदारा जो रतनगढ़ से चुनाव लड़ भी रहे हैं और उन पंचायत क्षेत्रों से हमें किस तरह से समर्थन जुटाया जा सकता है, क्योंकि रतनगढ़ वाले भी आवाज़ उठाने लगे कि रतनगढ़ को जिला बनाया जाए और वहाँ पर भी एक राजनीतिक खेल खेला जा रहा है विधायक जी और ये भवनलाल जी पुजारी और पुष्पराम जी गोदारा के बीच में। इसलिए मैंने आपसे सवाल किया। आपने इस चर्चा को सुना कहीं? नहीं, मेरी बात हो रही है सबसे और कई बातें ऑन द रिकॉर्ड अलग आती हैं, ऑफ द रिकॉर्ड अलग आती हैं। कई बार लोग एक दूसरे को देखते हुए भी कर देते हैं। तो इसलिए ज़रूर जो जन भावनाएँ हैं वो यही है कि हम सब लोग एक क्षेत्र में रहें। सब लोगों का ज़रूर मुझे आशा है कि अच्छा सहयोग मिलेगा और अच्छा नतीजा निकलेगा। आप काफ़ी उत्साहित नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री से खास तौर से मिलने के बाद। मुख्यमंत्री जी का रुख कैसा लगा आपको जब आपने गोविंद सिंह जी के साथ मिलकर उनसे बातचीत की? कुछ बोले वो इस संबंध में? देखिए, थोड़ी सी मेरी हिम्मत और थोड़ा सा अच्छा जब हुआ कि जब लाडनू विधायक जी ने जब पूरा समर्थन दिया है तो उसके बाद में थोड़ा सा अच्छा बना है। और मुख्यमंत्री जी ने आज आश्वस्त हूँ उनके जवाब से कि उन्होंने कहा है काफ़ी सकारात्मक जो है और उन्होंने कहा कि मैं इसको दिखवाऊंगा, पूरे चेक कराऊंगा और अच्छे से जो उनका जवाब था, जो बातचीत हुई, बड़ी सुखद बात हुई, अच्छे वातावरण में हुई और काफ़ी पॉजिटिव वो नज़र आए। आंदोलनकारी नाराज है, अभी तक उनसे मिले नहीं, तो अब आपका क्या कार्यक्रम है? क्योंकि बड़ा प्रदर्शन 15 दिन से सुजानगढ़ में चल रहा है। नहीं, मैं पहले इस दिन से ही मैं उनके साथ था। मैंने कहा भी था कि मेरी भावनाएं उनके साथ हैं, मेरी आत्मा उनके साथ है। हालांकि मैं सिर से यहाँ हूँ, वहाँ मैं मेरा काम कर रहा था, यहाँ की जनता, यहाँ के लोग अपना काम कर रहे थे, मैं वहाँ मेरा काम कर रहा था और मैं कोई वहाँ बैठा नहीं था। मेरे लायक जो काम होता है, जो एक जनप्रतिनिधि के काम वहाँ होना चाहिए था, वो मैंने कोशिश कर रहा था मैं मेरी काम में। बाकी किस तरह का सहयोग था आप लोगों ने देखा ही था कि मेरा कितना सहयोग इन लोगों को मिल रहा था और उसी का नतीजा था कि यहाँ इस तरह का जो आंदोलन था, हमारे पार्टी के बाकी सब लोग उनके साथ थे, कुछ मेरे साथ वहाँ थे और बाकी लोग यहाँ उनको लगातार सहयोग कर रहे थे, उनको समर्थन दे रहे थे। अच्छा, अब जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है पूरे देश में, राजस्थान में भी जो राहुल गांधी के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है, उनको सज़ा सुनाई गई है, तो क्या कहेंगे इस संबंध में आप विधायक होने के नाते? देखिए कि आपको जैसे पता है कि एक जो अडानी की कंपनियां हैं उसको लेके फाइनेंशियल टाइम्स ने एक स्टोरी बनाई थी और जिसमें उन्होंने सवाल उठाए थे कि
जो इसमें पैसा आ रहा है उसमें शेल कंपनियों के माध्यम से विदेश से पैसा आ रहा है और उनका कोई सोर्स नहीं मिल रहा है कि पैसा किसका है, कौन इन्वेस्ट कर रहा है। और उसका आंकलन उन्होंने कहा 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि। तो उसके बारे में राहुल जी ने संसद में सवाल उठाए और साथ ही अडानी जी और मोदी जी के रिश्तों को लेकर कुछ सवाल उठाए। तो इसी दरमियान एक कार्रवाई होती है कि उनको संसद में बोलने नहीं दिया जाता उसके बाद में, और बाहर उनके खिलाफ आरोप लगाए जा रहे थे। संसद को ठप कर दिया गया और विडंबना ये हुई कि जो उन्होंने संसद में किया, जो खड़गे जी ने संसद में बोला, उनको कार्रवाई से हटा दिया गया। और इसका दूसरा एक और साइड उन्होंने काम ये किया कि 2019 में, आज से ठीक 5 साल पहले, कर्नाटक में विधानसभा के चुनाव हो रहे थे जी। और उसमें राहुल जी ने एक भाषण, कोलार जगह वो भाषण उन्होंने दिया। और उस समय नीरव मोदी, ललित मोदी, इनके बहुत से घोटाले सामने आ रहे थे और वो देश छोड़ के भाग चुके थे। तब उन्होंने वहाँ की मीटिंग में कहा था कि नीरव मोदी, ललित मोदी ये घोटाले कर रहे हैं, ये सारे मोदी जो हैं ये देश छोड़ के भाग रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करा जाए। और वो एक उनका चुनावी भाषण था। किसी समुदाय विशेष के खिलाफ उन्होंने कोई भाषण में नहीं बोला था, बाकायदा नाम लेके इन दोनों के उन्होंने वो भाषण में बोला था। पर फिर भी गुजरात में उनके खिलाफ एक एफआईआर सूरत में होती है और वो जो 2019 में जो एफआईआर होती है और उसके बाद 2022 में जिन शिकायत करता है खुद हाई कोर्ट चले जाते हैं। जो शिकायत करता है वो खुद ही हाई कोर्ट जाके कहते हैं कि मुझे इस केस को आगे नहीं चलाना चाहता है, तो उस पर हाई कोर्ट में एक बार स्टे कर देता है और उसके बाद में स्टे चलता है लंबे समय तक, साल सवा साल। और अब जब ये कार्रवाई होती है संसद में और राहुल जी मोदी में, तब वो शिकायतकर्ता पुनः जाते हैं हाई कोर्ट कि, और वो स्टे को वेकेंट करा लेते हैं। स्टेट वेकेंट होता है तो ट्रायल कोर्ट में पुनः उसकी शुरू होता है मुकदमा, और ट्रायल कोर्ट 1 महीने के अंदर अंदर ही ट्रायल पूरी करके सज़ा होती है। और मान आने की केस में पहली बार 2 साल की सज़ा किसी को मिल रही है तो वो राहुल जी को दी जा रही है। और उसका मकसद ये है कि मैक्सिमम सज़ा 2 साल की दो, ताकि इसको जो है इनकी सदस्यता है वो डिस्क्वालीफाई हो जाए, संसद से वो हो जाए। पर उसमें एक नियम है कि भी आप अपील कर सकते हो। वो उनके पास 30 दिन का टाइम था ऊपर की कोर्ट में अपील करने का, पर स्पीकर महोदय ने भी 24 घंटे के अंदर अंदर उनको डिस्क्वालीफाई भी कर दिया। उस आधार पे उनको अपील का मौका भी नहीं दिया। तो उसके खिलाफ लगातार कांग्रेस सत्याग्रह कर रही है और आज पूरे राजस्थान में हर ब्लॉक स्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जनता तक जो राहुल जी के मुद्दे हैं वो, और जो ये हकीकत क्या है, उसको पहुंचाया जा रहा है। बिल्कुल, क्योंकि विधायक जी एक वकील भी हैं, इसलिए इस बात को उन्होंने बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है कि ये कितना न्याय संगत है और इसको बहुत पूरी तरह से गलत बता रहे हैं। एक छोटा सा कमेंट, हमारे साथ बैठे हैं इद्रिस गोरी जी, और सुजानगढ़ में एक और मुद्दा गरमाया है, नगर परिषद के द्वारा अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं और उसमें मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैं जानना चाहूँगा कि ये अतिक्रमण जो हटाया जा रहा है उसमें कहाँ जा रहा है, कहीं न कहीं भेदभाव, पक्षपात किया जा रहा है, ये आरोप कितने सही कितने गलत है? देखो, कानून और नियम से कोई काम होता ना तो भेदभाव होता है, ना सिस्टम को चेंज होता है जी। मुझे गर्व इस बात का है कि सुजानगढ़ नगर परिषद बनने के बाद में करीब 125 नियमन पट्टों के हमने किए हैं, जो पट्टों के आधार पर मूल मार्केट में मकान बन रहे हैं या दुकानें बन रही हैं या मार्केट बन रहे हैं, उनको हमने सेटबैक की लेआउट कॉपी दे दी, हमारे अधिकारियों ने दे दी, देकर ये कह दिया कि आपको इस सेटबैक के आधार पर आपको निर्माण करना है। उनके पास में एक ही मकसद था कि हमने स्वीकृति ले रखी है, हमने स्वीकृति ले रखी है, जबकि उनको ये समझ इस बात की नहीं है कि सेटबैक के आधार पर स्वीकृति होनी चाहिए। जो आपने 2 मंजिला 3 मंजिला मार्केट आप बनाते हो, मैं उन लोगों से भी अपील करता हूँ, आप समय को समझें, वक्त को समझें। और सेटबैक का आधार का मतलब होता है हर पार्क में पार्किंग होनी ज़रूरी है, मार्केट का आधार होना ज़रूरी है। उसके बाद में यूरिनल टॉयलेट, महिलाएँ बाज़ार में आती है, कहाँ जाती है वो? दुकानदार जो दुकान लेता है उससे उनसे अपील करता हूं कि आप उनका सेटबैक का आधार देकर दुकान लें। और आपसे भी उन दुकानदारों से अपील करता हूं कि हर नगर पालिका जो नियम आपको देते हैं, आप बार बार किसी एक दूसरे पे ओल बना दें कि इसकी गलती है उसकी गलती है, जब आपको सेटबैक की कॉपी साथ दी जाती है। ये नियम है,
गुलाब कोठारी का नियमन सिस्टम ये आया हुआ है, जो नगर पालिका एक्ट आपको किताब दी जाती है। मैं आपके माध्यम से अपील करता हूँ कि आप भी उनको इस बात के लिए बार बार मीडिया में समझाएं। दूसरी बात एक और कहना चाहता हूँ मैं, जैसे मान लो मेरी 10 बीघा ज़मीन कोई ली मैंने, आप भी उसका भी नियमन कराएं। अगर 10 बीघा ज़मीन आपने ले ली, आपने जितने में ली उसको आप बेच के चले गए, कृषि भूमि की ज़मीन आप किराना में बेचते हो, ये गलत है। उसका तहसील में रजिस्ट्रेशन कराएं, नगर पालिका में आकर उसका संज्ञान देकर उसका जो लेआउट बनता है और पैनल बनता है, उसके आधार पर आप नगर पालिका में उसका डिलिमिटेड कराएं और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में उसकी जो कॉलोनीज कटती है उसका जो 60 फुट 30 फुट का लेआउट बनता है उसके आधार पर कॉलोनियाँ काटें। दूसरा क्या है कि नगर पालिका अगर आप ज़मीन किराना में ले ली या रजिस्ट्री करा के ले ली, तो आपको कॉलोनी के हिसाब से बिजली गज में आप कनेक्शन लोगे मकान बनाने के लिए, तो आपने उसमें 1000 गज के करीब 60,000 रुपये लगते हैं। ये इसमें पैसे नहीं लगेंगे आपको। तो कॉलोनाइजर और कॉलोनियाँ बेचने वाले और खरीदने वाले से अपील करता हूँ, आप वक्त के साथ चलें, समय के साथ चलें। हर क्षेत्र में, हर नगर में ये काम होने जा रहा है। आप भविष्य को समझते हुए सुजानगढ़ में आपकी आय को स्रोत को देखते हुए गवर्नमेंट के स्रोत को भी देखें। धन्यवाद। अच्छी अपील है और मैं व्यक्तिगत रूप से सबसे निवेदन करूंगा कि सड़कों का कार्य शुरू हो चुका है, शहर का सौंदर्यकरण शुरू हो चुका है, तो चाहे वो कॉलोनी की बात हो या आम लोग जो बाजार में अतिक्रमण करते हैं वो भी ध्यान रखें कि हमारा न सुंदर है। और नगर सुंदर तभी रहता है जब उसकी सड़कें साफ़ सुथरी हो और उस पर अतिक्रमण नहीं किया जाए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। केवल कर्तव्य नगर परिषद का या विधायक का ही नहीं है, आम लोगों का भी कर्तव्य है कि वो अपने नगर को साफ़ सुथरा और अतिक्रमण से मुक्त रखे, ताकि कोई बाहर का व्यक्ति आए उसका एक संदेश अच्छा जाए। आज विधायक जी से मुलाकात हुई सुजानगढ़ आने पर और उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री जी से व्यक्तिगत रूप से वो मिले हैं जिला बनाने को लेकर। और जो विश्वस्त सूत्रों से एक छोटा सा आखिरी सवाल करना चाहूँगा, जो सूत्र अभी आ रहे हैं मीडिया में, सोशल मीडिया में, से गलत है मैं नहीं कहता, लेकिन और कुछ संभाग और जिले बनाने की जो एक मंत्रणा चल रही, क्या ये सही है? इसकी मेरे को जानकारी नहीं है, पर हाँ, हम तो हमारे क्षेत्र की बात करते हैं कि हम यहाँ की बात है वो रखेंगे मुख्यमंत्री तक, और हम हमारे सुजानगढ़ की बात है। बाकी तो अब मुख्यमंत्री जी को देखना है कि, क्योंकि जब तक फाइनल नोटिफिकेशन नहीं आता तो उसमें वो क्या अमेंड करते हैं, क्या घटाते हैं, क्या बढ़ाते हैं, ये तो कमेटी लेवल पर और मुख्यमंत्री जी। बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं अब ये संकेत मिलने लगे हैं, क्योंकि जब से लाडनू के विधायक मुकेश भाकर ने लिख के दे दिया है और विधायक जी की व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हो गई है, तो उम्मीदें जगी हैं और आंदोलन जो 15 दिन से चल रहा है उसमें सफलता मिलने के संकेत आने लगे। उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री जल्दी से जल्दी हमारे विधायक की बात सुने, हमारे आंदोलन का जो संघर्ष है उसके तरफ ध्यान देते हुए जल्दी से जल्दी सुधा को जिला बनाएं, ऐसा उनसे इस कार्यक्रम के माध्यम से भी निवेदन करते हैं। एशियन सुधा के लिए मैं शिव कुमार तिवारी, अपने सहयोगी विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।